নমস্কার, ঈশান বাংলার ইভিনিং শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সামনে এসেছেন, আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, এবং তাকে আপনারা পরিচয় দিলে আপনারা অবশ্যই চিনবেন। এবং তিনি বাইরে থেকে এসেছেন এবং তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা কারণে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তার যে গুরুত্ব সেটা অপরিসীম। তিনি হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের RSS-এর সহকার ভারতীর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, জাতীয় পর্যায়ের, এবং তার নাম হলো সঞ্জয় পাচপোর। আপনাকে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি এখানে। এবং তার যে কাজটা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যে সমবায় ভিত্তিক যে কাজগুলো আছে, মানুষকে আত্মনির্ভর করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একটা নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, এবং সেই চিন্তাধারার যে সঠিক প্রয়োগ সেটার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। तो पहले मैं आपके पूछ रहा हूँ जी, आपका जो संगठन है RSS का, जो आपका जो सहकार भारती, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सहकार भारती ऐसा है, अपने देश में बहुत पुराना भारतीय विचार, संस्कार, संस्कृति ये समूह का ही है, सहकारिता का ही है। और लोगों ने एक तो कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी देखा, दूसरा पूंजीवाद का देखा, तो दोनों से भी मानव का भला नहीं होने वाला है। तो मानव का भला कैसे हो सकता है? तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट से ही मानव का भला हो सकता है, समवाय से ही। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत का पुराना विचार है, संस्कृति है। अंग्रेज़ों ने इसको 1904 में इसको कोऑपरेटिव एक्ट बनाया, लेकिन ये तो हमारा संस्कार है, संस्कृति है। सहकार भारती 1979 में महाराष्ट्र में पुणे में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और सहकार भारती आरंभ हुआ। सहकार भारती का काम है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, कोऑपरेटिव के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में हम कोऑपरेटिव से सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि एक मॉडल है कम्युनिज्म का, जो वेपन्स के आधार पर हमको जो चाहिए वो ले सकता है। दूसरा है पूंजीवाद, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ये थर्ड वे है, तीसरा है कि इसमें मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, जितने मेंबर है सभासद वही उसके मालिक है। उसका प्रिंसिपल ही एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है। और कोऑपरेटिव में क्या है कि प्रॉफिट भी है तो वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, जितने सभासद है उसका प्रॉफिट होता है। और किसी भी चीज को एक व्यक्ति करेगा तो उसका दाम ज्यादा लगेगा, लेकिन वही गांव में 100 व्यक्ति है, हम 100 व्यक्ति को कोई चीज लानी है तो हम बल्क में ला सकते हैं, तो उसका कॉस्ट कम होता है। और बेचना भी है तो अकेला व्यक्ति अपनी कुछ वस्तु जाकर बेच नहीं सकता। तो ये हम कोऑपरेटिव के माध्यम से सबका प्रोडक्ट कलेक्ट करके उसको बल्क में मार्केट में बेच सकते हैं, तो उसका मूल्य भी ज़्यादा मिल सकता है। सहकारिता के माध्यम से गरीबी कम करना, बेरोजगारी को कम करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ये सब कोऑपरेटिव से संभव हो सकता है। एक अलग प्रकार का मॉडल है जो हमारे भारत में पहले सामूहिक खेती होता था, खेती कृषि करते तो पहले इसके घर में करते थे, फिर उसके घर खेत में जाते थे, सब मिलकर खेती करते थे। आप क्या सोचते हैं कि इस समवाय के माध्यम से हमारा देश का जो आर्थिक विकास संभव होगा? बिल्कुल संभव है। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि $5 मिलियन इकोनॉमी करनी है। तो ये बिना कोऑपरेटिव का, बिना समवाय का संभव ही नहीं है। उसको सहकारिता को, कोऑपरेटिव को, लेकिन आजादी के बाद हमने देखा है सभी गवर्नमेंट ने आज तक जो नीति लिया वो सब पूंजीवाद के पक्ष में लिया है, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन को। तो इससे कैबिनेट आपका जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको वीक किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं आपको मॉडल बताता हूँ ना, मैं 2 कोऑपरेटिव का एग्जांपल देता हूँ, आपको ध्यान में आएगा। हमारे देश में इफको है, जिसके 36,000 सोसाइटी उसकी मेंबर है। जो इफको है वो यूरिया बनाता है। अब इस 36,000 सोसाइटी उसका मेंबर है, उसका टर्नओवर कितना है? 1,25,000 करोड़ रुपीस इतना टर्नओवर इफको का है। लेकिन उसका प्रॉफिट आता है तो वो डिविडेंड के रूप में मेंबर्स को 18% डिविडेंड देता है इफको। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा गुजरात का, जो कि मैं अभी आपके बंगाल इधर भी आ गया, मैं आसाम में बराक वैली में देखा, उधर देखा, ब्रह्मपुरी कहीं देखा, तो अमूल का दूध मिलता है। अमूल की लस्सी मुझे स्टेशन पे मिली आपका। तो ये अमूल ऐसा है कि अमूल ने छोटे छोटे किसानों को, उनको खेत के साथ गाय भैंस उसको दिया है,
और उसका दूध जो है वो अमूल कलेक्ट करता है। टुडे अमूल का 1 करोड़ लीटर दूध पर डे अमूल कलेक्ट करता है, और 1 करोड़ लीटर दूध कलेक्ट करता है। उसका टर्नओवर आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ उसका टर्नओवर है अमूल का, और 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है अमूल। अभी प्राइवेट डेयरी भी है, मिल्क डेयरी, लेकिन प्राइवेट डेयरी ने, अभी कोरोना आ गया तो प्राइवेट डेयरी ने किसानों का दूध लेना बंद किया, क्यों तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये कोऑपरेटिव डेयरी है, इन्होंने कोई किसान का दूध लेना मना नहीं किया, सब उनके मेंबर्स का दूध लिया, उसका प्रोसीजर किया, मक्खन किया, घी किया, दही किया, लस्सी, आइसक्रीम, लेकिन किसानों को पैसा दिया। और जो एक बार कोऑपरेटिव का मेंबर बन गया तो उनके जो गाय भैंस देते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है, गाय भैंस के लिए खाने में लगता है वो भी कम पैसे में मिलता है, किसान का भी इंश्योरेंस होता है, और वीकली उसको पैसा मिलता है। तो एक किसान का सिक्योरिटी हो गया अमूल का मेंबर बनने से। ये समूह कर सकता है कोऑपरेटिव। आपका मैं बंगाल का एग्जांपल देता हूँ। मैं बंगाल में हावड़ा स्टेशन पे उतरा और वहाँ से वो रिवर क्रॉस करने के लिए वो फेरी में बैठा, और उसका टिकट मैंने देखा तो ओनली 4 रुपीज़ था। तो मैंने बोला इतना कैसे कम है, तो उन्होंने कहा यह समूह है, ये सहकारी चलाते हैं, कोऑपरेटिव के मुद्दे माध्यम से ये चलाते हैं, इसलिए इसका मूल्य कम है। अभी वही प्राइवेट होता तो उसके बाद 10 रुपये 20 रुपये टिकट होता, क्यों तो वो प्राइवेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखेगा। कोऑपरेटिव ये प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो ये प्राइवेट जो है, कोऑपरेटिव जो है, सबके डेवलपमेंट के लिए, सबके विकास के लिए, सबके आर्थिक उन्नति के लिए। ऐसा माना जाता है जो मॉडर्न जो बिजनेस टेक्नोलॉजी है इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्ट करना जरूरी है, ये करने का क्षमता नहीं है कोऑपरेटिव को, ऐसा बात कहा जाता है। ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है कि उसमें कोऑपरेटिव में लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तो वहाँ हमारे यहाँ के लोकतंत्र का प्रिंसिपल है, 1 पर्सन 1 वोट। तो मैंने करोड़ रुपया डाले तो भी मुझे एक ही वोट करने को मिलेगा, और कम डालने से भी एक ही वोट मिलेगा। इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और इसके लिए आपने सही कहा, जैसे कि प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, वैसे कोऑपरेटिव में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कोऑपरेटिव में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी लगी, तो भी अभी हम नया किया है डिमांड कि भाई इसमें भी आप जैसे कि शेयर मार्केट है, तो ऐसे कोऑपरेटिव का भी शेयर मार्केट होना चाहिए। उसके लिए भी सरकार सोच रही है। अभी नए कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने अमित शाह, तो उनकी विचाराधीन में है, बहुत उसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ है। वहाँ एक प्रिंसिपल बीच में आता है, वो है 1 वोट 1 पर्सन। उसके कारण उसके ऊपर क्या करना है ऐसे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन जल्दी ही वो इशू लागू हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। आप तो असम में आया है, हमारा बराक घाटी में भी आया है, तो यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? वो क्या पॉसिबल है क्या इधर में? नहीं, यहाँ तो पुराना कोऑपरेटिव है आपके आसाम में, और बराक वैली तो आपका नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। यहाँ से त्रिपुरा क्या, मिजोरम क्या, वहाँ से फ्रूट है, सब्जी है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आ सकता है। आपके यहाँ फिशरिंग के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, चाय बागान का बहुत बड़ा स्कोप है, और यहाँ आप बड़ी मात्रा में कोऑपरेटिव के माध्यम से बराक वैली में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट डाल सकते हैं। मैंने कभी पढ़ा था कि 2 रुपए को इतना बड़ा फ्लावर मिलता था, फूल गोभी क्या बोलता है वो आपको यहाँ, वो इतने बड़ा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। लेकिन वो नहीं, अब यहाँ फ्रूट है आपके यहाँ, जिंजर है आपके यहाँ, तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो जो हमारे इधर भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, तो वो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालेंगे, तो वो बड़ी मात्रा में यहाँ के किसानों को भी और युवाओं को भी उससे रोजगार मिल सकता है। इसलिए बराक वैली में एक तो फिशरिंग के लिए, डेयरी के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, और ये सब छोटे छोटे युवा लोगों को जिसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वो नौकरी के पीछे भाग रहे, उसके बजाय यदि यहाँ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी आरंभ करेंगे तो उसके माध्यम से छोटे छोटे लोन उनको देकर ये इस प्रकार का यूनिट आरंभ कर सकते हैं और खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा केंद्र कोऑपरेटिव का यहाँ बन सकता है। अच्छा, मोहन भागवत जी ने कहा था, लास्ट जो स्पीच था उनका, कहा था कि हर किसी का सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, ये कंसेंसस डालना होगा। तो इससे क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट काम कर सकता है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव से ही मिल सकता है, और मोहन जी ने भी उनके वक्तव्य में कहा है बौद्धिक में कि सहकारिता के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। सहकार भारती वही प्रयत्न कर रही है कि कैसे हम इसमें बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट। सरकार इसमें क्यों नहीं ध्यान देता है उतना?
नहीं, देखिए सरकार, मैं पार्टिकुलर की सरकार का नहीं बोल रहा नहीं, कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी है, सभी सरकार ने एक ही पॉलिसी मैं भी आपका समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां प्रोजेक्ट सक्सेस होने में थोड़ी कठिनाइयां आती है। क्योंकि तो सरकार क्या है, सरकार फंड देगा लेकिन उनका दंडा भी देता है, और एक लिमिट के बाद सरकार का क्या होता है, फंड देना बंद होता है लेकिन दंडा चलते रहता है। तो सरकारी बाबू अपने दिमाग से वो चलाने का प्रयास करता है और वहीं कोऑपरेटिव फेल हुआ है। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मिल्क डेयरीज है या स्पिनिंग मिल है, जिनिंग मिल्स है, हैंडलूम्स है, सरकार ने क्या किया, शुरू में उसको शेयर्स दिया और वो शुरू किया, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों को लगा कि वो मिलते जाएगा पैसा, और इसके लिए लोगों ने ज्यादा प्रयास किया नहीं, सरकार के पैसे के ऊपर निर्भर रहे, और जितने भी इसमें सरकार के शेयर्स थे ऐसे कोऑपरेटिव फेल हुए। जिस कोऑपरेटिव में सरकार का शेयर्स नहीं है वो कोऑपरेटिव सक्सेस है। मैंने आपको इफको का कहा, अमूल का कहा, लिज्जत पापड़ ले लो आप, लिज्जत पापड़ में महिलाओं ने पापड़ बनाया। ये भी आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव भी है, बहुत हाउसिंग कोऑपरेटिव फ्लैट बनाया, बिल्कुल बहुत बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में आई है, आप गुजरात में, दिल्ली में भी हो रहा है, दिल्ली में भी बहुत बड़ा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कि तो हाउसिंग को भी किसी भी क्षेत्र में आप लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट और कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, जीवन के हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव समवाय से ही सबका मंगल, सबका भला, जो हम मंत्र बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब वो मंत्र की पूर्ण कोऑपरेटिव से होगी। कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट के साथ महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट मिलता है क्या? जरूर मिलता है। महात्मा गांधी ने क्या किया, हर एक को चरखा दिया, वो धागा बनाने का काम किया और कलेक्ट करने का काम किया, वो तो समवाय है, कोऑपरेटिव है। इसी प्रकार से मैं वही कह रहा हूं कि ग्रामीण में अभी क्या होता है, गांव के किसान हैं जो उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो मेरे पास 5 किलो फ्रूट आ गया, इनके पास 50 किलो आ गया, इनके पास 10 किलो फसल का आ गया। अभी वो मार्केट के लिए मैं 5 किलो उठाकर मार्केट के लिए नहीं जा सकता हूँ। यदि वहाँ समवाय होता, कोऑपरेटिव होता, तो मेरा 5 किलो हो या इनका 50 किलो हो या उनका 500 किलो हो, समवाय क्या करता है, सबको इक्वल रेट देता है और वो एक साथ करके बल्क में मार्केट में बेच सकता है। और मार्केट में रेट डाउन है तो उस समय उसका फूड प्रोसेसिंग करो, उस पे अभी यहाँ का आपके नॉर्थ ईस्ट का कीवी मैंने अभी देखा, यहाँ 100 रुपये में केजी कीवी मिला, और हमारे मुंबई में हम देखते हैं तो 150 रुपये में 3 कीवी आया, यानी लगभग 450-500 रुपये केजी हो गया। वही मैंने अभी देखा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में वो कीवी को ड्राई करके शक्कर के चाशनी में डुबाकर उसको टिन पैक करके, कोरोना के समय सबसे ज्यादा डिमांड कीवी को था। तो ये कोई पर्सनल किसान या एक व्यक्ति ये यूनिट नहीं डाल सकता, तो इसलिए कोऑपरेटिव यदि बनाएंगे तो ऐसे यूनिट डाल सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के, और पूरे भारत में उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात क्वेश्चन आ रहा है इधर, जैसे एक प्राइवेट फर्म है, उसका क्या हुआ, कोई व्यक्ति का एक डिमांड, वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, एफिशिएंसी क्या बात है। लेकिन कोऑपरेटिव में तो एफिशिएंसी सब समान हो जाता है। नहीं, कोऑपरेटिव में तो सामूहिकता है ना, सबको साथ लेने के जाने का है, इससे तक मुश्किल होगा ना, नहीं होता है। जो अच्छा काम करेगा सोचेगा कि मैं भी वही रिजल्ट मिलेगा जो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैंने सक्सेसफुल के कितने भी एग्जाम्पल दिए ना। कैसे, ये थोड़ा समझाइए। नहीं, उसमें क्या है, उसको मालूम है हम इसको ब्रेक लगाएंगे तो मेरा नुकसान है, मेरा है ना सोसाइटी का नुकसान है। और ये क्या है, इसमें जो डायरेक्टर बोर्ड है उनको कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं है, ये क्या है, सेवा भाव है, ये मुझे सबके लिए करना है। और ये होने के कारण वो इसलिए तो गए थे, इसलिए सहकार भारती ने भी हेडलाइन दिया है, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। तो उसमें संस्कार वाले लोग तो चाहिए, और यही सहकार भारती का काम है। त्याग का मनोभाव रहना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए, और यह हमारा संस्कार है, हमारे हिंदू संस्कृति का संस्कार है। दूसरों के सुख में मुझे आनंद। आप देखिए, कोई भूखा है, आप उसको रोटी दो, आप भूखे रहो और उसका पेट भर गया तो भी आपका पेट भरता है, आप आनंद प्राप्त करते हो। ये तो समवाय सिखाता है, और उसी के कारण सक्सेस होता है समवाय। दुर्भाग्य से हमारे क्या हो गया, गवर्नमेंट के फंड के ऊपर जो भी कोऑपरेटिव निर्भर है वो फेल हुआ है, और जहां भी गवर्नमेंट का ये आ गया हस्तक्षेप, वहां फेल होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, बहुत ऑफिस का जो कोऑपरेटिव यूनियन है वो लोग को ये तो अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में है। हाँ, चलता है ना।
कोऑपरेटिव बैंक भी अच्छा चल रहा है। कोऑपरेटिव बैंक है लगभग हमारे देश में 1600 कोऑपरेटिव बैंक्स है। सारस्वत बैंक का मिक्स बिजनेस आप देखेंगे 75,000 करोड़ रुपए है, और भारत में 1,25,000 थीफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है। आपके यहाँ के चाय बागान में मैं गया था, ये दुर्भाग्य है, एवरी मंथ 10% इंटरेस्ट रेट लेते हैं यहाँ पे। गरीब बेचारा पूजा के लिए 2,000-5,000 रुपया लेता है, तो वो उसका जिंदगी पूरा ब्याज देने में चला जाता है। वही आप देखेंगे कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहाँ थ्रिप एंड क्रेडिट सोसाइटी है। सुबह कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो उसको 10,000 रुपया, 5,000 रुपया 2 घंटे के अंदर मिलता है, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, साल का 12%, 14%, यानी महीने का 1% आता है उसको, और वही महीने का 10% से 20% यहाँ लेते हैं। अच्छा, हमारे आप तो यहाँ घूमे आए, बराक घाटी में क्या क्या कोऑपरेटिव हो सकता है? बराक वैली में फिशरिंग का कोऑपरेटिव हो सकता है। हैंडलूम का कोऑपरेटिव, आपके यहाँ का हाथ का कारागिरी बहुत अच्छा है, फूड प्रोसेसिंग हो सकता उसका हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग का हो सकता है, मिल्क का कोऑपरेटिव हो सकता है। उसके बाद में टूरिज्म का कोऑपरेटिव आपके यहाँ हो सकता है। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट का कोऑपरेटिव आपके यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। कोई समूह अगर सोचे कि ऐसा कोऑपरेटिव खोलना है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, कहाँ उसका कांटेक्ट करना चाहिए? नहीं, वो देखो, कोई खोलना चाहेगा तो यहाँ सहकार भारती का यूनिट है, उसको पूरा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सरकार का हर कोऑपरेटिव तो स्टेट का ये है, तो हर स्टेट में उसका कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में AR-DR बैठता है, रजिस्ट्रेशन कराना है। अपना बायलॉज होता है, बायलॉज अपना खुद हम बायलॉज बनाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, उसके नियम क्या रहेंगे, उसका चुनाव कब करेंगे, कितने मेंबर रहेंगे, शेयर्स कितना लेंगे, ये सब उसका फार्मूला, अलग अलग फार्मूला अपना बना सकते हैं। उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट उसका पंजीयन करता है। अभी तो कई राज्यों ने ऑनलाइन पंजीयन भी किया है, आसाम गवर्नमेंट का भी ऑनलाइन पंजीयन है, वो कर सकते हैं। तो उसके बाद उसको जो भी चाहिए जानकारी या उसको मार्गदर्शन, वो सहकार भारती जरूर देता है। दूसरा, एक सहकार भारती आसाम के बारे में मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट में देखी, कोऑपरेटिव बहुत है, आपने जैसा कहा, रजिस्ट्रेशन बहुत हुआ है, लेकिन वो बंद पड़ा है ज्यादा। तो अभी सहकार भारती, मेरे टूर में मैंने देखा कि जो बंद पड़ा हुआ कोऑपरेटिव है, अभी सहकार भारती उसको कैसे चालू कर सकता है, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। हमारे यहाँ की यूनिट को मैंने कहा है कि आप उसमें ट्रेनिंग, क्योंकि तो सहकारिता में प्रशिक्षण का बहुत महत्व है, और सहकार भारती पूरे भारतवर्ष में प्रशिक्षण दे। आपने प्रशिक्षण का बंदोबस्त किया है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशिक्षण का बंदोबस्त हमने किया है। हमारे पास तो कई राज्यों में गवर्नमेंट का परमिशन है प्रशिक्षण देने का। हम ऑल इंडिया लेवल का भी मल्टी स्टेट ट्रेनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी हमने किया है। आसाम में भी हमने गुवाहाटी में प्रशिक्षण के लिए अभी हमारा भवन बन रहा है, हो सकता है जनवरी में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। क्या क्या प्रशिक्षण देंगे आप? सब प्रकार का, एक तो पंजीयन कैसे करना, उसको रन कैसे करना, उसको मार्केटिंग कैसे करना, यदि उसमें प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का यूनिट डालना है तो वो कैसे करना, ऐसे अलग अलग प्रकार का। डायरेक्टर्स का ट्रेनिंग करेंगे, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग करेंगे, मेंबर्स का ट्रेनिंग करेंगे। जब तक मेंबर का ट्रेनिंग नहीं होगा तो अच्छे डायरेक्टर वो इलेक्ट नहीं करेंगे, अच्छे डायरेक्टर का ट्रेनिंग नहीं होगा तो वो उसकी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत महत्व का है। अभी क्या होता है सहकारिता में, हमको मेरा अधिकार क्या है, वहाँ एम्प्लॉय है तो भी उसको लगता है मेरा पावर क्या है, उसका चेयरमैन बनता है तो वो भी पावर की बात सोचता है, और उसका मेंबर है वो भी पावर की बात, और वहाँ कोऑपरेटिव फेल होने की संभावना होती है। इसलिए सहकार भारती ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण करके उनको कहता है कि आप पावर की बात मत सोचो। हर व्यक्ति यदि कर्तव्य की बात सोचता है तो कोई कोऑपरेटिव बंद नहीं कर सकता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, कोऑपरेटिव का मेंबर, उसका डायरेक्टर, उसका चेयरमैन, ये सब लोग मेरा कर्तव्य क्या है ये सोचकर कोऑपरेटिव चलाएंगे तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता। দর্শকরা, আপনারা শুনছেন, এবং যে সমবায় সমিতিগুলোকে আমরা প্রায় ভুলেই গেছি, এবং যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে আমাদের সমাজে একটা বিরাট উন্নতি সম্ভব, এই কথা তিনি বললেন। এবং তিনি বললেন কিভাবে আমাদের অর্থনীতির বিকাশে সমবায়ের ভূমিকাটা কোন জায়গায়, এইসব কথা তিনি বললেন। এবং তিনি এখন বরাক উপত্যকায় আছেন, এবং তিনি এই আন্দোলনকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেটার জন্য তিনি কাজ করছেন। এবং আপনারা দেখলেন যে সমবায় আন্দোলনকে কিভাবে আরো বেশি গণমুখী করা যায় এবং মানসিকতা কিভাবে পরিবর্তন করা যায় সেই চেষ্টা তারা করছেন, আপনারা শুনলেন। आपके मैं फिर पूछ रहा हूँ, देश के जो GDP है इसमें कोऑपरेटिव का क्या कंट्रीब्यूशन है, इससे आपका क्या डाटा है आपके पास? देखिए, हमने डाटा कलेक्ट करने का प्रयास करा, अभी गवर्नमेंट के पास भी पूरा उसका डाटा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ,
हमारे देश के कम बजट से कम 10% हो गए। 27%, हो जाएगा। नॉट ओनली 10%, 27% कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ के अच्छा। बजट का देश के। मैं वही कह रहा हूँ, 8,50,000। তিনি বলছেন আমাদের যে জাতীয় আয় সারা দেশে যে আয় হয়, সারা দেশে যদি 100 টাকা আয় হয় তাহলে 27 টাকা সমবায়ের মাধ্যম থেকে আসছে। তার মানে 4 ভাগের 1 ভাগেরও বেশি আসছে সমবায় থেকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন। तो आप मानते हैं कि 27% आ जाता है? यस, बिल्कुल 27% कंट्रीब्यूशन है। 8,50,000 कोऑपरेटिव संस्था भारत में है, लगभग 32 करोड़ उसके मेंबर है, और आप देखेंगे तो 27% कंट्रीब्यूशन करता है। और एम्प्लॉयमेंट का तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट करोड़ में है, और इनडायरेक्ट तो और ज्यादा है। यानी किसी ने लोन लिया और उससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बहुत बड़ा है। अंबानी को भी सबसे पहले 40 लाख का लोन गुजरात का राजकोट नागरिक सहकारी बैंक है, उन्होंने पहले अंबानी को लोन दिया था, और आज अंबानी कहाँ के कहाँ गया। तो उसमें भी कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है। आप कई बड़े बड़े उद्योग देखेंगे तो कोऑपरेटिव पूंजीपति भी बनाता है। हाँ, नहीं, कोऑपरेटिव वो तो बनाना ही है, पूंजी को बढ़ावा देना ही है, ये तो कोऑपरेटिव का ही है। देखो, बहुत सिंपल सूत्र है, कोऑपरेटिव के माध्यम से अमीरी और गरीबी की दरी कम करना, हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध करना। किसान जो है, अभी हमारे देश के कई प्राइम मिनिस्टरों ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, 4 गुना करेंगे। ये संभव ही नहीं है। फ्री में देने से, लोन कर्जा माफ करने से संभव नहीं है। एक बात जो है, जो आपके पास में बोल रहा हूँ, जैसे आप थोड़ा पहले अमीरी गरीबी के जो ये है डिफरेंस है, देखिए हमारा देश का इतना धनी देश है, लेकिन हमारा आदमी गरीब है। हाँ, बिल्कुल से। तो ये क्या कॉर्पोरेट से ये क्या अंतर ये संभव हो सकता है। इसलिए तो मैंने कहा कि मान लो आप एक, हमारे हिमाचल की बात करता हूँ, आपको बता दो, फिर ध्यान में आएगा। मान लो वहाँ ट्रक की है, तो सीमेंट फैक्ट्री, उसको ट्रक चाहिए। तो अभी क्या होता था पहले कि जिसके पास 20-50 ट्रक है उसको ही काम मिलता था, जिसके पास 1 ट्रक है उसको मिलता नहीं था। वहाँ कोऑपरेटिव बना दी, तो कंपनी को जितने ट्रक चाहिए वो सोसाइटी देती है, और तो सोसाइटी देंगी तो जितने मेंबर है, 1 ट्रक वाले को भी काम मिलेगा, 50 वाले को भी मिलेगा। ये तो समन्वय करता है, सबको देने का काम। आपको मैं बहुत सिंपल एक बताता हूँ कि कैसे ये हो सकता है। अभी होटल में हम लोग जाते हैं, वहाँ वेटर को हम टिप देते हैं, तो ये टेबल नंबर 1 है, 4 है, 5 है, अलग अलग टेबल होते हैं, तो किसको कुछ मिलता है भी नहीं, कभी कभी इसको बहुत मिलता है। तो वेटर लोगों ने क्या किया, विदाउट पंजीयन किए ऐसा तय किया कि जिसका भी आए वो एक बॉक्स में डाल दे, और होटल बंद हो जाएगा शाम को, वो बॉक्स खोलेंगे, जितने वेटर है उतने डिवाइड करके लेंगे। ये बहुत सिंपल सूत्र है। सभी का मिलेगा। हाँ, सभी को मिलेगा, किसको कोई भूखा नहीं रहेगा। जैसे हमारा ऑटो स्टैंड है, हाँ, सभी का टिप मिलता है। हाँ, सभी को। टैक्सी का ये ट्रांसपोर्ट में भी करना है, हर क्षेत्र में ये कर सकते हैं। इससे आर्थिक उन्नति होगा, सामान्य व्यक्ति के जीवन में आर्थिक हमने छोटे छोटे पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप लोग क्या मतलब कई स्पेशल के प्लानिंग है क्या, जो इतना दिन में इतना आदमी को रोजगार देना, बा इतना एक रेंज में ले जाना कोऑपरेटिव मूवमेंट का, ऐसा कहीं आपका प्रयास है क्या, प्लानिंग है क्या? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की। मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उसमें $2 लाख ट्रिलियन तो सहकारिता के माध्यम से संभव है। और हमारे देश के प्रथम, अभी देश में भी सेंट्रल में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना है सहकार भारती के प्रयास से, और प्रथम कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह बने, और वो भी एक गांव के प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी से वो आए। उनको भी कोऑपरेटिव का बहुत ज्ञान है, और उनका भी विजन बहुत बड़ा है कि आने वाले समय में ये सेंट्रल कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे देश में सीड्स की बहुत कमी है, हमारे देश में खाने का तेल जो ऑयल है वो भी बहुत कम है, हमारे देश में दूध की भी बहुत कमी है, हमारे देश में अभी एम्प्लॉयमेंट की भी कमी है, हमारे देश में फार्मर्स का इनकम बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो ये सब बातें जो है अमित शाह के भी मन में है, और सहकार भारती भी उसके बारे में बहुत चिंतन कर रही है। ये सब विषय में कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इसका उत्तर ढूंढेंगे, और उसके प्रयोग अच्छे शुरू हो गए। कई जगह सीड्स के प्रयोग शुरू हो गए, कई जगह खाने का जो तेल है, ऑयल है, उसके सीड्स कैसे लगा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में हो रहा है। अभी मैं नागालैंड गया तो उनको मैंने एक नया बताया कि सुअर पालन, वहाँ तो बहुत बड़ा, यदि मान लो ट्रेन बंद हो गया तो सुअर कहाँ से आएगा, इतना टेंशन है उसको। और ये दिसंबर में तो क्रिसमस के समय तो बहुत लगता है, और सब देश भर से आता है।
वैसे आपके बराक वैली में भी आपको लगता है यहाँ मच्छी बहुत होता है, लेकिन सब मच्छी आंध्रा और तेलंगाना से यहाँ आता है। इतना नहीं, आपके यहाँ अंडा जो आता है वो भी आंध्रा और तेलंगाना से आता है। तो यहाँ यदि कोऑपरेटिव के थ्रू पोल्ट्री कोऑपरेटिव करेंगे, यहाँ मच्छी का फिशरिंग 20,000 फिशरिंग कोऑपरेटिव है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले बार डिक्लेयर किया ब्लू रेगुलेशन, नील क्रांति के लिए। जैसा श्वेत क्रांति हो गया डेयरी के माध्यम से, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया एग्रीकल्चर के माध्यम से, वैसे नील क्रांति जो है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो सकता है। उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किए कि फिशरिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क उससे खड़ा हो जाएगा समवाय के माध्यम से। टाइम हो रहा है, तो इससे पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं तो हमारा बड़ा घाटी के जिसे सभी के लिए आपका कहीं बढ़ता हो कि सूचना हो तो थोड़ा देने से अच्छा होता, क्योंकि वो भी इनकरेज हो सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बराक वैली के सभी नागरिकों को आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग समवाय का अध्ययन करिए, सहकारिता का, और जीवन के हर क्षेत्र में सहकारिता आरंभ कर सकते हैं। तो वो करने के लिए सहकारिता का अध्ययन करिए, सहकार भारती से संपर्क करिए। उसके माध्यम से कैसे हम टूरिज्म में कोऑपरेटिव कर सकते हैं, हम ट्रैवलिंग में कोऑपरेटिव कर सकते हैं, एजुकेशन में कोऑपरेटिव ला सकते हैं, सोलर कोऑपरेटिव बना सकते हैं, हम इंश्योरेंस कोऑपरेटिव से कर सकते हैं, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल का कंसेप्ट हम ला सकते हैं। ऐसे सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव आ सकती है। ऐसे न्यू डायमेंशन में आज का जो युवा है वो नौकरी के पीछे भागने के बजाय वो स्वयं एक अच्छा रोजगार देने वाला कोऑपरेटिव अपने बराक वैली में करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बराक वैली के युवाओं को भारत में जॉब के लिए जाना पड़ेगा। यही जॉब क्रिएट होगा। भारत बाहर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, ऐश करने के लिए जाएंगे, पूरा भारत का दर्शन पर्यटन करने के लिए जाएंगे, जेब में पैसा लेके जाएंगे और वो समूह के माध्यम से जाएंगे। यही मैं आप सबको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ मुझे बुलाया। स्वप्न देखालें संजय जी, আমাদেরকে স্বপ্ন দেখালেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। নমস্কার।